जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा आपका वीना की वाणी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सादर नमस्कार। और आज हम फिर से उसी क्रम में चल रहे हैं। ग्रेड 11 के आरोह बुक से हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आए हैं। चैप्टर नंबर 4 विदाई संभाषण। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। ये व्यंग निबंध है और इस व्यंग निबंध में लॉर्ड कर्जन की जो विदाई हो रही है उस विदाई पर एक भाषण दिया गया है और उस भाषण में व्यंग छिपा हुआ है। और ये जो पाठ है बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। चलिए अब हम पाठ शुरू करते हैं। हम पाठ के सारांश की ओर बढ़ते हैं। विदाई संभाषण निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर व्यंग किया गया है। उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित भी किया गया है। और इस निबंध में लेखक जो हैं वो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं, आप भारत में स्थायी रूप से वायसराय बने रहना चाहते थे, परंतु आपके शासन का भी अंत हो गया। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर की इच्छा आपसे बड़ी है और आपके दोबारा भारत आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे। वे हमेशा आपके जाने की प्रतीक्षा किया करते थे, परंतु आज आपके जाने पर मन में करुणा जाग रही है। सचमुच विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी तक विदाई का दर्द महसूस करते हैं। शिव शंभू के पास 2 गायें थीं और दोनों आपस में लड़ती रहती थीं। किंतु जब बलशाली गाय वहां से विदा हुई तो कमजोर गाय उसके बिछड़ने पर बिना चारा खाए खड़ी रही। तो जहाँ पशु पक्षी ऐसे हों वहाँ मनुष्य की विदाई पर तो दुख शायद संभव ही है। और हम जो हिंदुस्तानी है ना, बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। हमारे मन में सबके लिए बड़ी संवेदनाएं रहती हैं। लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत दुखमय हुआ। कर्जन ने इस खेल को सुखांत समझकर खेला, परंतु उसे आरंभ से मध्य तक सुख ही सुख मिला और अंत में मिला दुख। वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीला में कोई और है। घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ में ही घमंड दिखाया करते हैं। दूसरी बार भारत में आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी योजना बनाई थी जिससे भारत में अंग्रेजों का राज सदा सदा के लिए बना रहे, परंतु उन्होंने अपनी करतूतों से ऐसी अशांति फैला दी कि आने वाले शासकों को सुख की नींद नहीं आ सकेगी। उन्होंने स्वयं भी संकट सहे और भारतीय जनता को भी दुखी करके रख दिया। भारत के लोगों को इस बात का बड़ा दुख है। भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी। दिल्ली दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका ही सर्वोच्च स्थान था। उनकी कुर्सी सोने की थी और जुलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा और आगे रहता था। परंतु इतनी शान के बावजूद उन्हें ब्रिटेन के एक जंगी लाट के सामने नीचा देखना पड़ा। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी कानून पास करके तथा कन्वोकेशन में यानी कि दीक्षांत समारोह में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता गंभीरता का दिवाला ही निकाल दिया। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली, जिसे सच में ही स्वीकार कर लिया गया। भारत में उनके इशारों पर ही हाकिमों को नाचना पड़ता था। उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई। उन्होंने ही बंग देश के विभाजन की योजना बनाई, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ, परंतु उनके अपने ही देश में एक फौजी अफसर उनके कहने पर नियुक्त न हो सका। परिणाम स्वरूप उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारतवासी लॉर्ड कर्जन की इस पतित दशा देखकर अत्यंत दुखी हैं। अब उनका जाना तय है, अतः वे इस अवधि को कैसे कैसे काट रहे होंगे ये तो बेचारे वे ही जानते हैं। लेखक लॉर्ड कर्जन को उनकी मनमानी पूर्ण शासन की याद दिलाते हैं। कर्जन ने यहाँ मनमाना शासन किया। उसने आंख मूंद कर और कान बंद करके शासन किया। कोई भी काम प्रजा की इच्छा अनुसार या उसके हित में नहीं किया। कैसर और जार भी घिरते घोटने पर प्रजा की बात सुन लेते हैं। नादिर शाह ने भी सिर्फ जहाँ के तलवार गले में लटकाने पर उसी वक्त कत्लेआम रोक दिया था। परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी भी ताब नहीं है कि वे भारत की 8 करोड़ प्रजा की फरियाद पर बंगाल का विभाजन तक रोक दे। यद्यपि अब उनका भारत से जाना निश्चित हो चुका है, तो वे भी जाते जाते बंग भंग की जिद पूरा ही करना चाहते हैं कि जा तो रही हूँ, मैं बंगाल का विभाजन करके ही जाऊंगा। तब भला भारत की जनता कहाँ आकर अपना दुखड़ा रोए। भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन की मनमानी का कुफल भी देख लिया था। जिस जिद ने भारतवासी को दुखी किया था, उसी जिद ने स्वयं कर्जन को भी शिकार बनाया। भारत की जनता भगवान पर असीम विश्वास रखती थी। वह दुख के दिन जैसे तैसे बिता लेती, परंतु उसे इस बात का बड़ा दुख था कि लॉर्ड कर्जन देश की प्रजा की श्रद्धा भी न जीत सके। लॉर्ड कर्जन ने कभी कभी इस देश की अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह पर लाया करते थे।
कभी कभी वो अनपढ़ जनता का नाम अपने मुंह पर ले आया करते थे, उनके बारे में कुछ कहा करते थे। वही अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा का गीत गाती है और उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नरवरगढ़ के नाम के एक राज्य में काटे थे। वहाँ उसने चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक अनेक कार्य किए थे। उसने विदाई के समय नरवरगढ़ की जनता का वहाँ की भूमि का उपकार माना था और उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम भी किया था। भारत की जनता आज तक उस कृतज्ञ राजकुमार को याद करती है। क्या आप भी ऐसा विदाई संभाषण कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्वार्थ का, अपनी धूर्तता का उल्लेख करें? ये प्रश्न है जो लॉर्ड कर्जन से लेखक पूछते हैं और भारत की भोली भाली जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। क्या आप भारत के स्वाधीन गौरव और यश को फिर से जगाने की कामना प्रकट कर सकते हैं? लेखक को विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उनकी गलतियों को क्षमा कर देगी। परंतु लॉर्ड कर्जन में इतनी उदारता नहीं है। बेहतरीन चैप्टर है। अपनी बात को व्यंग के माध्यम से कैसे कहना है, लेखक ने बखूबी अपने हुनर का परिचय दिया है। यहाँ पर अब हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आई हूँ। और शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पशु हो या मनुष्य, वे अपने संगी साथियों के साथ गहरा लगाव रखते हैं और चाहे वे बेशक संग में लड़ते हो, लेकिन पर जब वो दूर जाते हैं तो प्रेम का धागा कहीं ना कहीं अटका ही रह जाता है, वो पूरी तरह से टूट नहीं पाता और विदा होते समय एक दूसरे के दुख को अनुभव करते हैं और विदाई का दृश्य बड़ा ही करुणाजनक बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना। यहाँ पर बंग भंग की बात की गई है, बंगाल विभाजन की बात की गई है कि अगर लॉर्ड कर्जन ने 8 करोड़ जनता की प्रार्थना सुन ली होती, उस पर जरा भी ध्यान दिया होता। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर बात कर रहे हैं? देखिए, भारत में बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन की घटना ऐतिहासिक महत्व रखती है और लॉर्ड कर्जन ने भारत में नित्य प्रति होने वाली अनेक क्रांतिकारी घटनाओं का समाधान करने के लिए एक कूटनीतिक योजना बनाई थी और इसके अंतर्गत ही उन्होंने बंगाल क्षेत्र का विभाजन कर दिया था। भारत की जनता कर्जन के कलुषित इरादों को जानती थी और बंगाल की 8 करोड़ जनता ने तो बंग भंग का पुरजोर विरोध किया। बंगाल नहीं चाहता था कि उसका टुकड़े टुकड़े हों और पूरा भारत इसके विरुद्ध खड़ा हो गया। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को और अधिक भड़का दिया था। भारत की इच्छा के विपरीत इस विभाजन को किया गया था, इसलिए इसके बाद कहीं न कहीं अंग्रेजों को बाहर भगाने की जो एक चिंगारी थी वो अब सुलग चुकी थी। कर्जन को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसके कई कारण हैं कि पहला तो बंग भंग की योजना मनमाने ढंग से लागू करने की बात की गई है और दूसरा भारतवासी उनके विरुद्ध खड़े हो गए और भारतवासियों की उन्होंने एक न सुनी और इससे कर्जन की जो जड़ें थी वो हिल गईं और वो इंग्लैंड वापस जाने के बहाने ढूंढने लगे। दूसरा एक और कारण है कि कर्जन ने इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त कराना चाहते थे, लेकिन उनकी सिफारिश को अनसुना कर दिया गया और जब उनकी बात वहां इंग्लैंड में नहीं मानी गई तो उन्होंने शुद्ध होकर इस्तीफा देने की बात भी कह डाली और बदकिस्मती ये रही कि उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। एक और प्रश्न है, विचारिए तो, क्या शान आपकी इस देश में थी और क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए? आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पर लॉर्ड कर्जन को भारत में जैसा मान सम्मान और जैसी शान शौकत भोगने को मिली वैसी किसी भी अन्य शासक को नहीं मिली। दिल्ली दरबार में उनकी कुर्सी सोने की थी, उनका हाथी जुलूस में सबसे आगे रहता और सबसे ऊंचाई पर चलता और उसे सम्राट एडवर्ड के भाई से भी अधिक सम्मान मिला। उसके एक इशारे पर देश के धनी मानी लोग भी राजा महाराजा हाथ बांधे खड़े रहते थे और उसने अपने संकेत भर से बड़े बड़े राजाओं को मिट्टी में मिला दिया और नाचीजों को आसमान तक ऊंचा उठा दिया। कहाँ तो उसकी ऐसी ऊंची आन बान शान थी और कहाँ ऐसी हालत हो गई कि एक फौजी अफसर की नियुक्ति की सिफारिश के मामले में ही उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ क्या थे और क्या बनकर रह गए और इंग्लैंड से वो उल्टा इस्तीफा स्वीकार करके ही उन्हें लौटना पड़ा। तो लॉर्ड कर्जन का जो स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव है, वो अहंकारी हैं और उनके अहंकार, क्रोध और जिद्दी स्वभाव ने ही उनकी दुर्गत कर डाली। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसके लिए कहा गया है? देखिए, ईश्वर को तीसरी शक्ति के रूप में माना गया है। जब हमारे किसी दुख का इलाज इंसानों के पास और इस दुनिया में नहीं होता तो हम उसे वक्त के साथ और ईश्वर के हवाले छोड़ देते हैं। जब हमारे हाथ सारे अस्त्र शस्त्र काम करना बंद कर देते हैं तब हम ईश्वर का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है कि वो कभी न कभी न्याय तो करता ही है, चाहे बुरे से बुरा आदमी क्यों ना हो, उसका एक दिन अंत तो बुरा होता ही है और ईश्वर सुनता ही है।
तो ये भारतीय लोगों की इच्छा है जो ईश्वर ने लॉर्ड कर्जन को वापस भेजकर पूरी की, और इसी जिसके संकेत पर संसार के सारे कार्य चलते हैं, यानी कि ईश्वर से बड़ी शक्ति और कोई दूसरी नहीं है। पाठ का ये अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? देखिए, शिव शंभू बाल मुकुंद गुप्त द्वारा एक प्रयुक्त काल्पनिक नाम है, यानी कि कैरेक्टर है उनका जो काल्पनिक है, उसका नाम है शिव शंभू। यह पात्र सदा ही भांग के नशे में मस्त रहता है और अपने सामने सबको खरी खरी सुनाता है। यह पात्र अंग्रेजी शासन की बकिया उधेड़ता है और ये सबकी पोल खोलने वाला एक इकलौता पात्र है। लेखक ने अंग्रेज सरकार के कारनामों की पोल खोलने के लिए इसी पात्र की कल्पना की होगी, और लेखक ने यह भी सोचा होगा कि व्यंग कार्टून की तरह या बुरा न मानो होली है की तरह वह भी इस भांग पीने वाले पात्र की आड़ में वह बहुत कुछ सुरक्षित तरीके से कह पाएंगे, और यह पात्र भी अपने आप में लोकप्रिय हो जाएगा, शैली भी रोचक होगी और व्यंग की चोट में भी गहरी हो सकोगी, यानी कि बात भी कह लेंगे, सीधा नाम भी नहीं आएगा, सुरक्षित तरीके से अपनी बात को हम कह लेंगे। तो यह शिव शंभू नाम का एक काल्पनिक कैरेक्टर है, चरित्र है, इसका सहारा लेकर लेखक ने अपनी बात कही है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जी हाँ, कर्जन की जो जिद है वो नादिर से भी बढ़कर थी। एक शासक के नाते उसका कर्तव्य बनता था कि वह जन भावनाओं को आदर करे, वह जनता की इच्छाओं का सम्मान करे और हमेशा उसके हित के बारे में सोचे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि कर्जन ने देश को मनमाने ढंग से चलाने की कोशिश की। बंगाल की 8 करोड़ जनता के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना भी की। 8 करोड़ जनता ने गिड़गिड़ाकर कहा कि वो बंगाल विभाजन नहीं चाहती है, परंतु उसके कानों पे मजाल है जो जू रही थी। इससे अच्छा और उदार तो नादिर शाह था, जिसने आसिफ जाह द्वारा क्षमा मांग लिए जाने पर तत्काल उसे कत्लेआम से रोक दिया था। और इस तरह से जो मुसलमान शासक थे वो कहीं अंग्रेजों से थोड़े से तो सही थे, ये बात यहाँ पर वो कंपैरेटिवली कहना चाह रहे हैं। एक और प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन की इच्छा क्या थी, उसका क्या को परिणाम हुआ? लॉर्ड कर्जन की इच्छा ये थी कि वह भारतवर्ष में पनपने वाले सारे बैर विरोधों को शांत कर दें। इस तरह वे यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी बना सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने बंगाल विभाजन की योजना भी बनाई ताकि वहाँ उत्पन्न होने वाले राजनीतिक विरोध फिर से सिर न उठाएं। कर्जन की इस इच्छा का परिणाम एकदम विपरीत हुआ। बंगाल के लोग बंगाल विभाजन नहीं चाहते थे और वो इस योजना से शांत होने के बजाय और परेशान हो गए। चारों ओर अशांति फैल गई और स्वतंत्रता आंदोलन की आग भड़क गई। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए भारत विरोधी कार्यों की सूची बनाइए। सबसे पहले तो लोक इच्छा के विरुद्ध में उन्होंने बंगाल विभाजन किया। दूसरा, भारतीय शिक्षा प्रणाली का पूरी तरह से उन्होंने तहस नहस कर दिया, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। भारतीयों की स्वाधीनता को कम कर दिया, उनकी आजादी छीन ली और अपनी ही इच्छा से मनमाना शासन चलाया और भारतीयों की इच्छा को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया। भारत ने लॉर्ड कर्जन मूलतः जन विरोधी थे, सिद्ध कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाँ, ये बात सत्य है बिल्कुल कि लॉर्ड कर्जन मूल रूप से जनता के विरोधी शासक थे। वे हमेशा अपनी मनमानी करते थे और ब्रिटिश शासन के सेवक थे और उनकी नजरों में श्रेष्ठ शासक सिद्ध होना चाहते थे। वे ऐसा कार्य करना चाहते थे जिससे ब्रिटिश शासन उनसे प्रसन्न रहे और भारतवर्ष उनकी मुट्ठी में आ जाए। इसलिए उन्होंने भारत की उन्नति करने की बजाय उसकी शक्ति कम करने की योजना बनाई और उसे दबाने की कोशिश की। उन्होंने जानबूझकर भारतीयों की अनसुनी की। तो ये जन विरोधी, यानी कि उन्होंने कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो जनता के हित में हो या जनता की किसी भी बात को उन्होंने कभी सुना हो। लेखक ने भारत की जनता के स्वभाव पर क्या टिप्पणी की है? भारत की जनता बहुत उदार है, सहनशील है, कृतज्ञ है, करुणाशील है, क्षमाशील है और श्रद्धा भाव रखती है। भारत के लोग शासक द्वारा ढाए अत्याचारों की अधिक परवाह नहीं करते। वे ईश्वर पर इतना अटूट विश्वास करते हैं और वे मानते हैं कि सभी अत्याचारों को सह लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनका ईश्वर उनका रखवाला है और समय आने पर वो उनकी विपदाएं जरूर दूर करेगा। और ईश्वर विपदाएं उसी को देता है जो कष्ट उठाने की क्षमता रखते हैं, जो परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। भारत के लोग अपने शासकों के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। यदि कोई शासक उनके साथ दुर्व्यवहार करता भी है या सद्व्यवहार भी करता है तो युगों युगों तक उन्हें दोनों ही तरीके से याद भी करती है। अपने गीतों में, अपनी प्रशंसा में उनकी महिमा गान भी गाती है। नर सुल्तान का गुणगान क्यों किया गया है? नर सुल्तान एक राजकुमार था। उसने अपनी विपदा के कुछ वर्ष नरवरगढ़ नामक राज्य में काटे थे और उसने वहाँ चौकीदार से लेकर ऊंचे पदों पर कार्य किया। जब वह नरवरगढ़ छोड़कर जाने लगा तो नरवरगढ़ की भूमि और उसके निवासियों के प्रति असीम स्नेह प्रकट किया। उस स्नेह को देख नरवरगढ़वासी मुग्ध हो गए। तब से वे अपने गीतों में नर सुल्तान की महिमा का गुणगान
करते हैं। लेखक विदाई के समय लॉर्ड कर्जन के मुख से क्या सुनना चाहते हैं? लेखक विदाई के समय लॉर्ड कर्जन के मुख से भारत की महिमा को सुनना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति को सुनना चाहते हैं, वे लोगों की इच्छा का पालन करने की इच्छा को सुनना चाहते हैं और कर्जन जाते जाते भारत की उन्नति के प्रति कामना प्रकट करें, उसके प्राचीन गौरव को याद करें जिसे उन्होंने भंग किया है, वो उसको याद करना चाहते हैं। उम्मीद है पाठ की व्याख्या प्रश्न उत्तर आपको समझ आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।